हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में दोस्तों राजपूत काल का टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, राजपूतों का उदय। तो राजपूतों का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था, जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इस काल को राजपूत काल के रूप में भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन का टॉपिक अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, जाकर देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक अग्निकुंड सिद्धांत होता है। बहुत से विद्वान अलग अलग अपना मत बताए हुए हैं, लेकिन अग्निकुंड सिद्धांत दोस्तों इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी अग्निकुंड सिद्धांत से ही प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए हैं, जो बाद में राजपूत कहलाए हैं। और इसी का टॉपिक दोस्तों, इसी से प्रश्न हम लोग का बनता है। तो यह सिद्धांत जो मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, किस सिद्धांत में दोस्तों? अग्निकुंड सिद्धांत में वर्णित है। कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ, क्या दोस्तों याद रखिएगा, ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत, कौन सी पर्वत दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई है। इस यज्ञ से 4 योद्धा यानी कि प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश उत्पन्न हुए, जो बाद में यही क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। दोस्तों राजपूत के काल को भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत के अंधे युग के रूप में किस काल को जाना जाता है, तो राजपूत के काल को ही भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रतिहार वंश, यही गुर्जर प्रतिहार वंश है दोस्तों। तो याद रखिएगा, प्रतिहार को ही गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक वंश के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसे प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। यह वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। राजस्थान गुजरात के मध्य के क्षेत्र थे, जिसकी राजधानी भीनवाल यानी कि राजस्थान थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो इसके दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी, तो भीनवाल यानी कि राजस्थान थी दोस्तों। चलते हैं, इनके जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम, ये दोस्तों याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये जो नागभट्ट प्रथम हैं, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। क्या नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन दोस्तों वत्सराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप वत्सराज के पास जाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछेगा तो नागभट्ट प्रथम। तो इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। किसे? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। मलेच्छों को बहुत बुरी तरह से ये क्या प्रहार किए थे, तो मलेच्छों का नाशक कहा जाता था किन्हें? नागभट्ट प्रथम को। यह उज्जैनी शाखा का संस्थापक भी थे। क्या? उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। इसने जालौर को राजधानी बनाया। तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो जालौर को अपनी राजधानी बनाई। याद रखिएगा, जालौर या जालौन, जो यही दोनों एक ही नाम है दोस्तों, कहीं कहीं जालौन देता है, कहीं कहीं जालौर देता है, तो याद रखिएगा। वत्सराज देखते हैं, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसी के समय में कन्नौज में त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत हुई। तो दोस्तों जब गुर्जर प्रतिहार में त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत होती है, जो त्रिपक्षी में दोस्तों पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट होते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार के वो शासक कौन थे, तो वत्सराज थे। तो वत्सराज के समय में कन्नौज में त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों। तो त्रिपक्षी संघर्ष किसके किसके बीच में होता है, नाम दिया रहता है। 3 ठो नाम दे देगा, एक अन्य नाम देगा, आप पूछ देगा कि निम्न में से कौन से त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल नहीं था। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये याद रखिएगा, त्रिपक्षी में दोस्तों ये सब शामिल थे। देखिए वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया। देखिए पाल शासक
धर्मपाल को हराया। और वत्सराज किसके थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गए। तो राष्ट्रकूट ने दोस्तों क्या किया? वत्सराज को हरा दिया। और इनकी उपाधि, किनकी उपाधि दोस्तों? वत्सराज की उपाधि पूछी जाती है तो रणहस्तिन और जय वराह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है वत्सराज को, याद रखिएगा। नागभट्ट द्वितीय दोस्तों देखिए, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत कर दिया। क्या किया? नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत कर दिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखे हैं त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच होता है। तो दोस्तों वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक था। तो पाल शासक धर्मपाल को तो हरा देता है, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार जाता है। यानी कि राष्ट्रकूट के शासक दक्षिण से आकर उत्तर में, दोस्तों सोचिए पहले ऐसा कोई नहीं था कि दक्षिण के शासक उत्तर में आते थे, लेकिन ये राष्ट्रकूट का शासक था, दक्षिण से उत्तर आया और इसने वत्सराज को हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कौन? यही राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को हरा दिया त्रिपक्षीय संघर्ष में और कन्नौज पे दोस्तों अपना अधिकार जमा लिया। तो एक आते हैं गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट द्वितीय आते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को हरा देते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी कन्नौज को ये पुनः राष्ट्रकूट से शासक के ध्रुव को हराकर जीत लेते हैं। तो अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? कन्नौज को। मिहिर भोज देखिए, मिहिर भोज महान प्रतिहार राजा था। इसके समय में अरब यात्री सुलेमान आता है। तो सुलेमान किसके समय में आता है दोस्तों? मिहिर भोज के समय में आता है। यह महान प्रतिहार राजा था, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछता है कि सुलेमान किसके समय में आया था? तो मिहिर भोज के। तो इनकी उपाधि देख लेते हैं दोस्तों, आदि वराह और प्रमाण। किनकी उपाधि है? तो मिहिर भोज की। इसकी सबसे बड़ी अश्वसेना थी। तो दोस्तों मिहिर भोज की सबसे बड़ी अश्वसेना थी, याद रखिएगा। इन वंशों में ग्वालियर अभिलेख में, क्या ग्वालियर अभिलेख में लिखा गया है, इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों मिहिर भोज का कि ये स्वयं को लक्ष्मण का वंश बताया है। यानी कि ग्वालियर अभिलेख में मिलता है दोस्तों, और उसी में स्वयं को मिहिर भोज ने कहते हैं कि लक्ष्मण का वंशज स्वयं को बताए हैं। तो किसने? मिहिर भोज ने, याद रखिएगा। किस अभिलेख में मिलता है? तो ग्वालियर अभिलेख, याद रखिएगा। महेंद्रपाल देखते हैं, इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया और इसके समय में राजकवि राजशेखर रहते थे। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को किसने हराया और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को किसने हराया? तो ध्रुव को किसने हराया दोस्तों? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, नागभट्ट द्वितीय ने हराए थे, लेकिन ध्रुव ने किनको हराए थे? वत्सराज को हराए थे। तो इसमें दोस्तों देखिए, राष्ट्रकूट के शासक इंद्र तृतीय को कौन हराते हैं? तो महेंद्रपाल हराते हैं। महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं दोस्तों। तो इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया और इसके समय में राजकवि राजशेखर रहते थे। तो राजशेखर कवि किसके समय में आए थे? सबसे पहले तो महेंद्रपाल के, क्योंकि दोस्तों राजशेखर कवि महिपाल के भी दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, पहले एक महेंद्रपाल के दरबार में ये रहते थे। तो राजशेखर के रचना का क्या नाम है दोस्तों? देखिए, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। तो ये रचना याद रखिएगा, क्योंकि ये संबंधित है राजपूत काल से, क्योंकि महेंद्रपाल के दरबार में ये राजकवि के रूप में रहते थे राजशेखर। तो इनकी रचना भी पूछ सकता है, तो रचना भी याद रखिएगा। महिपाल, इसके समय में भी राजशेखर रहते थे। इसके समय बगदाद का यात्री अलमसुदी आया था। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा, ये दोस्तों महिपाल उतने ज़्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं थे, लेकिन इनके से क्वेश्चन याद, पॉइंट 2 याद रखिएगा। इसके समय भी राजकवि राजशेखर रहते थे और इसके समय बगदाद का यात्री अलमसुदी आया था। यशपाल दोस्तों देखिए, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन? यशपाल। तो ये वेरी
इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार बना कर रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हर बार छोटे बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल था। यशपाल को चंद्रदेव ने हरा दिया था, तो चंद्रदेव कहाँ का शासक था, ये किस वंश का शासक था, तो गढ़वाल वंश का शासक था। कौन? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने ही यशपाल को हराया था दोस्तों। चलते दोस्तों परमार वंश के शासक पढ़ते हैं। देखिए, परमार राजवंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्ण राज ने की थी और इसकी राजधानी उज्जैन थी। क्या दोस्तों? उज्जैन थी, जिसे बाद में धार में स्थानांतरित कर दिया गया। इस राजवंश ने मालवा क्षेत्र यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश, पहले मालवा क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश के ही रूप में जाना जाता था, तो शासन किया, जिसकी राजधानी धार थी। तो धार भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। पहली राजधानी उज्जैन थी, तो इन्हें उज्जैन से क्या किया, बाद में धार में स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि वो मालवा के क्षेत्र मध्य प्रदेश में शासन किया, जिसकी राजधानी धार बनाई थी। परमार वंश के कुछ प्रमुख शासकों में उपेंद्र, वाक्यपतिमुंज, सिंधुराज और राजा भोज शामिल हैं, जिसमें से राजा भोज परमार राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो क्वेश्चन दोस्तों ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि परमार राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक्तिशाली शासकों में से कौन है, तो राजा भोज, याद रखिएगा। इस परमार राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। कौन? राजा भोज। तो राजा भोज परमार के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें कविराज के रूप में भी जाना जाता है। राजा भोज सबसे यशस्वी राजा थे। इनकी राजधानी धार थी। इनकी राजधानी भी क्या थी दोस्तों? धार थी, यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों यही है धार। इनकी उपाधि नव विक्रमादित्य थी। तो नव विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी दोस्तों? तो राजा भोज परमार की। राजा भोज ने धार पर शासन किया, जिसकी वो राजधानी बना दिए। धार पे शासन करते थे दोस्तों, तभी वो क्या किए कि धार को अपनी राजधानी बना लिए। इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और इसी मंदिर की मूर्ति का ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। इस मंदिर की मूल मूर्ति बर्मिंघम संग्रहालय में रखी हुई है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने भोपाल में भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। तो भोजपुर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो राजा भोज ने करवाया था। सोलंकी या चालुक्य वंश देख लेते हैं। तो दोस्तों यह किस क्षेत्र में पड़ता है? तो गुजरात में, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। अनिलवाड़, याद रखिएगा। तो भारत का अंतिम राजवंश जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो भारत का अंतिम राजवंश था दोस्तों यह सोलंकी या चालुक्य वंश, जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो सोलंकी या चालुक्य वंश में शासक देख लेते हैं। मूलराज प्रथम आते हैं, जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। कौन? मूलराज प्रथम। चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने इसे पराजित किया तथा भड़ौज गुजरात में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। तो चौहान के राजा विग्रहराज द्वितीय ने इन्हें पराजित किया। किन्हें? मूलराज प्रथम को दोस्तों किसने पराजित किया? तो चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने। तथा भड़ौज गुजरात में, भड़ौज दोस्तों एक गुजरात में एक स्थान है जहां आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने। भीमदेव प्रथम देख लेते हैं। तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का गुजरात पर, मोहम्मद या महमूद गजनबी दोस्तों, आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो उस टाइम जब महमूद गजनबी आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, तो उस टाइम दोस्तों भारत का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का शासक यही सोलंकी चालुक्य वंश के शासक कौन थे? तो भीमदेव प्रथम थे दोस्तों। भीमदेव प्रथम का मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो भीमदेव प्रथम के मंत्री जो थे बिमल शाह, उन्हीं ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 में माउंट आबू पर्वत के पास हराया था। तो मोहम्मद गौरी को दोस्तों, मूलराज द्वितीय ये दोस्तों इसी वंश के शासक हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 में माउंट आबू पर्वत के पास दोस्तों हराया था। भीम द्वितीय देख लेते हैं।
1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात पर अधिकार करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों जब अधिकार करता है तो उस टाइम कौन शासक थे, तो भीमदेव द्वितीय थे। चौहानों के साथ संघर्ष, यह अंतिम शासक था। मुडेरो का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा करवाया गया था। तो मुडेरो के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सोलंकी शासक के द्वारा दोस्तों। यह अंतिम शासक थे कौन, भीमदेव द्वितीय इस वंश के, याद रखिएगा। चौहान वंश देख लेते हैं दोस्तों। देखिए चौहान वंश के क्षेत्र अजमेर आता है, यानी कि राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा। इसके संस्थापक सिंहराज या वासुदेव, तो वासुदेव ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से टॉपिक बनता है दोस्तों, तो दोनों याद नाम रखिएगा और ज़्यादातर वासुदेव याद रखिएगा। तो चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर थी, जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था। चौहान वंश के एक शासक है अजय राज चौहान, देख लेते हैं। अजमेर नगर की स्थापना कर राजधानी बनाई कौन, अजय राज चौहान ने, तथा गढ़ बिढ़ली दुर्ग बनवाया। अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के कौन चलवाए, तो अजय राज चौहान ने चलवाए थे दोस्तों, याद रखिएगा। विग्रह राज चतुर्थ, जो बिसलदेव के नाम के रूप में भी जाना जाता है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वो कवि थे कौन, अजय दोस्तों यहाँ के चौहान वंश के दोस्तों। चौहान वंश के एक विग्रह राज चतुर्थ हैं, वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं, और एक कवि के रूप में, जो हरिकेली नाटक लिखा। तो हरिकेली नाटक किसकी है दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ की। जो इनके दरबार में राजकवि कौन रहते थे, तो सोमदेव रहते थे। तो सोमदेव किसके राजकवि दरबार में रहते थे दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ या बिसलदेव के। अजमेर में संस्कृत पाठशाला यानी कि सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिससे ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया गया, जिससे ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सोमदेव ने बिसलदेव के सम्मान में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। तो सोमदेव दोस्तों अभी जस्ट पढ़े किसके राजकवि थे, इन्हीं के विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव के राजकवि के दरबार के रूप में कौन रहते थे, तो सोमदेव रहते थे। तो सोमदेव ने ही बिसलदेव के सम्मान में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की। तो ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना किसने की, सोमदेव ने। किसके दरबार में, बिसलदेव के सम्मान में दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय देख लेते हैं। इनके राजकवि कौन रहते थे, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की क्या नाम था उसकी ग्रंथ का, तो पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। महोबा युद्ध में परमर्दी देव यानी कि चंदेल को हराया, जिसे एक रात्रि युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होती है, 1191 में। किनके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होती है, जो दोस्तों कुछ लोगों की दलाली की वजह से दोस्तों, यानी कि मुखभेरी की वजह से अपने ही अंदर के लोग मिल गए मोहम्मद गौरी से, तो पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई। तो याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने इनको क्या किए, जीवन दान दे दिए। तब जाके क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी क्या करता है, फिर से आक्रमण करता है, भारत के ही राजाओं से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने की साजिश का षड्यंत्र रचता है। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए, नहीं तो इनको बहुत बार पृथ्वीराज चौहान हराए हैं, जो कि इनको जीवन दान दिए थे, वरना मार दिए होते पहले ही तो ये नौबत ही नहीं आती। तो लोग अपने ही अंदर, पता है जब तक अपने घर के अंदर दाल खट्टी न हो कुछ नहीं होगा। तो वही कहा गया है कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत के ही जो गद्दार राजाएं थे उनसे मिला और षड्यंत्र रचकर पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो याद रखिएगा डेट, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और प्रथम युद्ध 1191। गढ़वाल वंश, संस्थापक इसके चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। शक्तिशाली शासक इसमें गोविंद चंद्र उभर के आते हैं।
तो गोविंद चंद के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विवाह की निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, अंतिम शासक जयचंद, कवि श्रीहर्ष। तो जयचंद के कवि कौन थे दोस्तों? इनके श्रीहर्ष रहते थे। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद मारा गया इस युद्ध में दोस्तों। वही है जयचंद जो मिलकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से मिलकर जो षड्यंत्र रचते हैं और फिर क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी फिर जयचंद को हरा देते हैं। तो जयचंद मारा गया इसी में। वही कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों। तो इसकी पुत्री संयोगिता की अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। क्या? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। इसकी पुत्री संयोगिता की अपहरण कौन किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासक को समाप्त कर दिया था। क्या? इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासक को समाप्त कर दिया था। तो गढ़वाल वंश के शासक को किसने समाप्त किया? इल्तुतमिश ने दोस्तों। याद रखिएगा। चंदेल वंश देख लेते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक यानी कि चंद्रवर्मन। इनकी राजधानी खजुराहो, पहले ये कालिंजर रहा करती थी। तो एक राजा धंग, चंदेल वंश के एक राजा धंग हैं, आते हैं, देख लेते हैं। तो राजा धंग के द्वारा कालिंजर से राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो किया गया। राजा धंग ने ही कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण करवाया था दोस्तों। जो नन्हुक चंद्रदेव वर्मन थे, खजुराहो से इसकी राजधानी खजुराहो पहले कालिंजर थी। तब राजा धंग आते हैं तो कालिंजर से राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो कर देते हैं। और राजा धंग ने ही कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन प्रमुख शासक थे। चंदेल वंश के प्रमुख शासक कौन? तो यशोवर्मन प्रमुख शासक था। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। चंदेल शासक विद्याधर ने प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी। तो दोस्तों याद रखिएगा, परमर्दी देव यह चंदेल वंश का अंतिम शासक था। तो परमर्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक था। तो चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? परमर्दी देव। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।